चलिए आवाज़ आ रही है? चलिए एक बार क्लियर कर दिए, हमारी आवाज़ आप सभी को मिल पा रही है ना? फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं और आज के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सभी लोगों ने जवाब दे दिया है और अभी हमने क्वेश्चन को बोला भी नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कन्नौज या विलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और के बीच लड़ा गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो कन्नौज का युद्ध है इसे हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी बोलते हैं। कब हुआ था? तो आके 1540 में। ये किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और किसके बीच? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हुमायूं के बीच आपका हुआ था। और इसी युद्ध में यहाँ पर हुमायूं कह सकते हैं पराजित होकर यहाँ पर कह सकते हैं छोड़कर चला भी गया था। तो कुल मिला के ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो चलिए लोथल है, कालीबंगन है, आलमगीर है और आपका हड़प्पा है ना। ऐसे क्वेश्चन आपने कई मॉडल पेपर में आपको पढ़ा भी दिया है ना। तो चलिए टू ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर, आपका हड़प्पा, ये जो कि आपके कहां पर है? तो आपके पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। ठीक है, हमने बताया था मोंटगोमरी जो जिला है राविक नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे लोथल कहां पर है, तो लोथल कहां पड़ता है? आपके गुजरात में पड़ता है, जो कि आपके भारत में ही आपका है ना। उस समय सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था, लोथल हुआ करता था। ठीक है, कालीबंगा की बात करते हैं, ये कहां पड़ता है? तो आपके राजस्थान में आपका, जो कि भारत में ही आपका है। आलमगीर पर आपके कहां पड़ता है? तो आपके मेरठ में, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? चलिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हमने आपको बताया था, एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला भी था। तो हमने कहा था कि अन्न को रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए, है ना। नहाने के लिए ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन अन्न को रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ ये क्वेश्चन जो आपकी हमारी मॉर्निंग क्लास हुई थी, मॉर्निंग क्लास में क्वेश्चन था जिसको हमने थोड़ा सा डाउट में आ रहा था। वैसे क्वेश्चन बिल्कुल सही था, बस हमारे ये दिमाग में उस समय कार्य नहीं कर रहा था, तो इस वजह से चल नहीं पाया था। ठीक है, तो कह रहा भारत के प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया था। तो देखो यहाँ पर भारत रत्न जो आपकी स्टार्टिंग हुई थी 1954 में स्टार्टिंग हुई थी, और 54 में 3 लोगों को दिया गया था। उन 3 लोगों में भी आपके सीवी रमन आपके शामिल थे, जो कि आपके जीवित व्यक्ति थे। 2 जो आपके थे उनको मृत्यु के बाद दिया गया था, इनको यहाँ पर जीवित में दिया गया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, सीवी रमन आपका हो जाएगा। ये मॉर्निंग वाले क्वेश्चन में थोड़ा डाउट में आ रहा था, क्योंकि सीवी रमन को यहाँ पर कह सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था ना 1930 में। तो इस कारण से यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? चलिए बताइएगा, दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? एक क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, बताइएगा। 4 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए दिल्ली के, यहाँ पर दिल्ली के लिए युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी, आपके 1556 में। याद रखिए, घुमाने का प्रयास किया है, लेकिन आपको घूमना नहीं, हमने बताया है दिल्ली के लिए युद्ध हुआ था आपके 1556 में। कुल मिला के देखा जाए कि आपके दिल्ली जो आपके युद्ध में आपके तुगलका जो एक बाद है, कौन सा? तुगलकाबाद के युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखिए, दिल्ली के युद्ध के नाम से हम लोग तुगलकाबाद युद्ध भी जानते हैं, इसे एक नाम दिया जाता है तुगलकाबाद। तो आप लोग जानते हो तुगलकाबाद, ठीक है ना, इस नाम से भी इस युद्ध को जाना जाता है। ठीक है ना। चलिए और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप सब दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है? तो चलिए बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 5 नंबर में, ऑप्शन सी। याद रखिए अज्ञात है ना। याद रखिए एक ऐसी है आपकी अज्ञात है जो सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि है, अज्ञात है। हमने आपको बताया था, ये अभी आपकी पढ़ी नहीं गई है। और ये कैसी है? भाव चित्रात्मक है, मतलब चित्रों को देखकर भाव में प्रकट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पढ़ी नहीं जा सकती है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में पहला क्वेश्चन, कह रहे स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी थी? तो चलिए बताइएगा, स्वतंत्र भारत के निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल बनी? 6 नंबर में। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, सभी को जवाब देना है। और ये कहाँ की बनी थी? तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, आपकी श्रीमती सरोजिनी नायडू। तो ये बताइए कहाँ की बनी थी, ये कमेंट करिए जल्दी से। कौन से राज्य की ये पहली राज्यपाल बनी थी जो श्रीमती सरोजिनी नायडू है, कहाँ की बनी थी, ये कमेंट करिए जल्दी से। चलिए यूपी आ रहा है, बिल्कुल सही है, यूपी आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों को समर्थन मिला था? यहाँ पर देखो एक आंदोलन हुआ था, और इस आंदोलन में जो आपके हिंदू भाई थे और आपके मुस्लिम भाई थे, दोनों को समर्थन मिल गया था। यहाँ पर जवाब कौन सा बनेगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब हो जाएगा 7 नंबर में, ऑप्शन आ रहा है ये सी नंबर है। कौन सा? असहयोग आंदोलन। ये जो असहयोग आंदोलन है इसमें आपके हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही सहयोग, इसमें से समर्थन मिला था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी? तो चलिए देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन दिया गया है। बताइएगा कि यहाँ पर ये बताइएगा कि वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की? तो चलिए बताइए, बारदोली होगा, खिलाफत होगा, जलियांवाला या चौरी चौरा कांड होगा?
तो चलिए यहाँ पर जवाब आपका सही हो जाएगा कौन सा। चलिए, क्लास नहीं आती है भाई, क्लास तो हम डेली देते हैं, आपके पास हो सकता है नोटिफिकेशन न जा रहा हो, क्लास हमारी डेली होती है, ठीक है, टाइम पूरा निर्धारित है, और जितनी भी आपकी क्लासें हैं सभी अभी तक क्लासें पूरी पूरी दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी आ रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बिल्कुल जवाब सही है। याद रखिए जलियांवाला बाग जो त्रासदी हुई थी, है ना, मतलब घटना हुई थी, ये कब हुई थी? 13 अप्रैल। ये डेट याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में डेट भी पूछ लेता है। 13 अप्रैल 1919 को घटना घटी थी, 13 अप्रैल पूछ लेता है, ठीक है ना। और इसी घटना का अंजाम देने के लिए अर्थात कह सकते हैं इसकी जांच के लिए ये कह सकते हैं गठित थी, आपकी की गई थी। कब की गई थी? तो 14 अक्टूबर 1919 को ये कमेटी की गठित की गई थी, जो कि आपकी हंटर कमीशन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है अगला क्वेश्चन, सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से होते हैं? सत्याग्रह के प्रमुख स्वरूप आपके इनमें से कौन से हो जाएंगे? तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए 9 का जवाब इनमें से कौन बनेगा? 9 नंबर में देखिए यहाँ पर सबसे पहले सत्याग्रह शब्द तो है, तो आपको देखिए यहाँ पर जैसे आपका असहयोग और सविनय अवज्ञा और आपका बहिष्कार, कुल मिला के सत्याग्रह के 3 स्वरूप आपके हैं कौन? एक आपका असहयोग हो गया, दूसरा आपका सविनय अवज्ञा हो गया, और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पर बी नंबर, मतलब कह सकते हैं कि आपका बहिष्कार हो जाएगा। ये आपके कह सकते हैं कि आपके ये बहिष्कार में है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सन 1936 में भारतीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो ये बताइएगा 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो ये कहां पर अधिवेशन किया गया था? चलिए 10 नंबर में प्रयास काफी अच्छा है, जवाब दे रहे हैं फैजपुर में। देखिए फैजपुर में हुआ था, जो पहली बार एक गांव में हुआ था, है ना, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन में भारत का संविधान बनाने के लिए यहाँ पर एक वयस्क मताधिकार ये कह सकते हैं कि चुनी गई एक कह सकते हैं संविधान सभा की मांग की गई थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, फैजपुर में आपकी की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। तो चलिए अक्टूबर नवंबर में लगभग सर्दी आने लगती है ना, और जब सर्दी आने लगती है तो इस समय जो बारिश होती है वो कह सकते हैं कि आपके अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है कहां पर? चलिए यहाँ पर 11 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, और सी नंबर लगभग सभी का आ गया है। देखिए बिल्कुल सही है कि जो आपका कह सकते हैं कोरोमंडल तट है। अब आपको कोरोमंडल तट अगर पता है तो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आपका दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय भारत है, तो ये वाला जो तट है आपके तमिलनाडु में जो आपका तट है ये आपका कोरोमंडल कहलाता है। तो यहाँ पर याद रखिए तमिलनाडु में बारिश होती है, जो कि आपकी सर्दियों में होती है। हमने आपको ये भी बताया था कि आपके अरब सागर वाला मानसून आपका होता है, और यहाँ पर पंजाब में भी बारिश करते हुए यहाँ पर आपका आ जाता है। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु बताइएगा, एग्जैक्ट बिंदु बताइए जहां पर गोदावरी नदी का उद्गम है। चलिए बताइए 12 नंबर में सही जवाब। चलिए सही जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, कह रहे हैं नासिक। तो चलिए हम लॉक कर देते हैं आपके ऑप्शन ए नंबर, आपके नासिक। याद रखिए गोदावरी नदी जो कि देखा जाए प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी है। नासिक के महाराष्ट्र अर्थात महाराष्ट्र में जो नासिक है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर है, त्र्यंबकेश्वर से निकल करती है और आपके 1465 कितना 1465 किलोमीटर की दूरी ये कवर करती है, और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर यह प्रवाहित होती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इन नदी के बीच स्थित है। तो ये बताइएगा जो सतपुड़ा पर्वत है ना, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच है। कौन सी नदी के बीच में? जो नर्मदा नदी है। याद रखिए नर्मदा नदी और तापी के बीच में जो आपका है, नर्मदा यहाँ पर ऊपर बहती है, तापी नीचे बहती है ना, तो इस प्रकार से इसके बीच में जो आपका सतपुड़ा पर्वत है यहाँ पर पड़ता है। नर्मदा और तापी के बीच आपकी सतपुड़ा पर्वत आपका है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सरक्रिक, जिसे बोलते हैं निवेशिका कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? सरक्रिक जो कि आपके पाकिस्तान और भारत के साथ ये विवादित स्थल है। याद रखिएगा ये वास्तविकता देखा जाए तो आपके पाकिस्तान के अंडर में ये आपकी जगह आती है, लेकिन यहाँ पर भारत इस पर कब्जा किए हुए है। ये एक आर्थिक क्षेत्र के हिसाब से कह सकते हैं अच्छी जगह है। यहाँ पर देखिए जब क्या होता है ज्वार भाटा आते हैं तो व्यापार करने में आसानी हो जाती है। वैसे तो एक है देखा जाए तो ये क्या है, एक दलदल जगह है। कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुजरात। गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर स्थित है, ये दलदल जगह है। और दलदल क्या होता है, जब बारिश क्या होता है ज्वार भाटे आते हैं, इसलिए इसे ज्वारी जगह कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आसानी से सब काम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, गुजरात के साथ लगी पाक सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा कहलाता है। चलिए बताइएगा जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है,
कुल मिला के ये पूछा है जून महीना, और जून महीने की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो केरल और आपका कौन सा है, तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु की जो दक्षिणी भाग का भाग है कौन, यहाँ पर याद रखिएगा कि केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में जो आपका आता है ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आपको याद होगा कि जून के महीने में ही मानसून का विस्फोट होता है और केरल में आपका सबसे पहले दस्तक देता है। तो केरल के साथ साथ जो आपका तमिलनाडु है उसके पश्चिमी तट पर आपका कह सकते हैं कि आपके बारिश कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था, यहां पर आपसे दिया गया है, यहां पर देखो दिया गया है कि यदि चाय की कंपनियां यंत्रीकृत चाय की पत्ती तोड़ने वाली मशीन का प्रयोग करने लगे तो क्या होगा। चलिए यहां पर जवाब देना है सही क्या हो जाएगा, कह रहे यदि चाय की पत्तियां सॉरी माफ करिए, यदि चाय की कंपनियां यंत्रीकरण चाय की पत्ती तोड़ने वाली मशीन का प्रयोग करने लगे। कुल मिला के कहा गया है कि जो चाय की पत्ती तोड़ी जाती हैं अगर यंत्र से अर्थात मशीन के माध्यम से तोड़ी जाने लगी तो इनमें से बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पर 16 नंबर में तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन 16 नंबर में ये जो आपका डी दिया गया है, कह रहा है हाथ से चाय की पत्ती तोड़ने वालों की मजदूरी में कमी आ जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है। नॉर्मल से देखा जाए व्यक्ति को इसमें से असम क्षेत्र में और भी क्षेत्र में है और कह सकते हैं बहुत ज़्यादा रोजगार मिल जाता है लोगों को। अगर ये काम मशीन से होने लगेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मजदूरी जो वेतन में कमी आपकी आ जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनिमय से मुक्त करना कहलाता क्या है। चलिए अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनिमय से मुक्त करना क्या कहलाता है। ये थ्योरी के माध्यम से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा हो जाएगा, चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सी नंबर। याद रखिए अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और विनिमय से अगर मुक्त कर दिया जाए इसे हम लोग उदारीकरण कहते हैं। क्या, इसे हम लोग उदारीकरण कहते हैं। जब अर्थव्यवस्था को अनावश्यक नियंत्रण और आपके विनिमय से मुक्त कर दिया जाए इसे हम लोग उदारीकरण कहते हैं, क्योंकि मुक्त शब्द दिया है, उदारीकरण तो हो ही जाएगा, आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस एक को भी प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में माना जा सकता है। तो चलिए बताइएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पर मिलती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी हमने आपको बताया था गाँव में मिलती है। कहाँ पर, गाँव में मिलती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी जिसे हम बोलते हैं क्या, तो आपकी कह सकते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। क्या, छिपी हुई बेरोजगारी जिसे बोलते हैं, ये आपकी गाँव में मिलती है। तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका ये मिलेगा अल्प बेरोजगारी। जो अल्प बेरोजगारी होती है गाँव में मिलती है, अर्थात कह सकते हैं कि आवश्यक जैसे कार्य होता है, कुल मिला के ये कह सकते हैं जिसमें जरूरत से ज्यादा लोग किसी कार्य को करते हैं, इसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। ये जो आपकी परिभाषित किया गया है ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो ये जो चक्रीय बेरोजगारी है ये भी गांव से रिलेटेड है, मौसमी बेरोजगारी है ये भी गांव से रिलेटेड है। क्यों, क्योंकि मौसमी मतलब होता है कि हर एक सीजन में, जैसे मान लो गेहूं का सीजन है, इसके बाद धान का सीजन आएगा, इसके बाद गन्ने का सीजन आएगा। बात ये भी इसी की है। बात यहाँ पर जो चक्रीय बेरोजगारी है ये भी इसी की है, घूम फिर के आपकी आती है। लेकिन यहाँ पर दिया गया प्रच्छन्न बेरोजगारी की मिला के जो अल्प बेरोजगारी है, तीनों बेरोजगारी जो है इसी में आपकी दी गई है। ठीक है, तीनों बेरोजगारी जो है इसी से आपकी दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ई बैंकिंग में ई किसको निरूपित करता है। ई बैंकिंग में ई किसको निरूपित करता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर आपका 19 नंबर में ऑप्शन बनेगा सी, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, यहाँ पर जो हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं। 3 वर्षीय योजना, और 3 वर्षीय योजना किसमें मिलेगा, कौन से समय में होगा। तो हमने आपको बताया था 3 वर्षीय योजना जो कि योजना अवकाश के नाम से जानते हैं, और ये ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर 66 से लेके 69 तक ये आपका योजना अवकाश के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संविधान में दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए बताइएगा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए यहाँ पर दिया है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका संघीय। तो चलिए 21 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर संघीय शब्द जो आपका दिया है इसका प्रयोग नहीं किया गया। याद रखिए संघीय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। हमने बताया था संघ शब्द आपको मिलेगा, संघीय शब्द आपका नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो देखो हमने आपको बताया भी था जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इसके जितने भी आपके आर्टिकल हैं ये ऐसे जो आपके आर्टिकल होते हैं इनमें किसी भी न्यायालय में लागू नहीं हो सकते हैं। ये जो आपका आर्टिकल नंबर है 22 नंबर में ऑप्शन से आपका हो जाएगा सी। अनुच्छेद 37 में ये आपका कहा गया है, आर्टिकल नंबर 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व के जितने भी आपके तत्व होंगे वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं होंगे। कुल मिला के जो आपके नीति निर्देशक तत्व होते हैं आपके अवाध योग होते हैं, इनकी सुनवाई वगैरह नहीं होगी। ठीक है, और जो मौलिक अधिकार होते हैं उनकी सुनवाई आपके सुप्रीम कोर्ट भी करती है और आपकी हाई कोर्ट भी करती है। ठीक है, चलिए आगे
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, यहां पर दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, या देखिए जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव हो रहा है और जीतने वाले प्रत्याशी को जो मत चाहिए वो कितने मत यहां पर चाहिए। तो चलिए यहां पर देखिए 50%, यहां पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत आपका होना चाहिए, मतलब जितने आपके बहुमत हैं उनका 50% से अधिक होना चाहिए। 50% हो गया, एक अगर मिल गया तो जीत गए जाके, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था। संविधान में एक शब्द लाया गया उद्देश्य संकल्प, और ये लाया किसके द्वारा गया था, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, यहां पर आपके जवाहरलाल नेहरू, जिसे आप लोग जानते हैं उद्देश्य का, क्या जानते हैं उद्देश्य का प्रस्ताव, जो कि आपके 13 दिसंबर, कब 13 दिसंबर 1946 को, जो कि इसकी तीसरी बैठक आपकी हुई थी 1946 में, वो आपके जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। क्लियर है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि संसदीय शब्दावली में 17 अवसान से क्या आशय होता है। यहाँ पर इस शब्द आपने सुना होगा 17 अवसान, है ना। अब ये बताइए इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिए 17 अवसान होता है जो संसद होती है, संसद का अंत करना। यहां पर जो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, संसद के सत्र का अंत होना, ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर ए नंबर, इसका जवाब राइट हो जाएगा। कुल मिला के संसद के किसी भी सत्र में सदन की बैठक लगभग प्रत्येक दिन होती है, लेकिन राष्ट्रपति अगर सत्रावहन को भंग कर दे या उसे अंत कर दे तो फिर उस दिन क्या हो जाएगा, मीटिंग खत्म हो जाएगी। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे हेमिकार्डेट किसकी सहायता से उत्सर्जन करते हैं। यहां पर देखिएगा आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा एक कठिन लेवल से आपको दिया गया है क्वेश्चन, ये आपका है क्या। तो देखिए यहाँ पर जो 26 नंबर है, 26 नंबर थोड़ा सोचने वाला है। यहाँ पर 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको मल्फिजियन ट्यूबुलर, ठीक है, क्या है, कुल मिला के हम लोग यह कह सकते हैं कि जो हेमिकार्डेट जलीय प्राणी होते हैं, क्या हेमिकार्डेट ये जलीय प्राणी होते हैं जो कि कशेरुकी व अकशेरुकीय प्राणियों की मध्य की कड़ी है। ठीक है, ये कशेरुकी और अकशेरुकीय प्राणियों की मध्य की क्या है, कड़ी है। इसमें से उत्सर्जी पदार्थ कह सकते हैं ग्लोमरेस व कह सकते हैं माप्लिजिन ट्यूबुलस की सहायता से उत्सर्जित होते हैं। तो आपकी जीवों से संबंधित एक कड़ी आपकी थी, ठीक है, जो आपके कशेरुकी थे और अकशेरुकी, इन दोनों के बीच की कड़ी इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। चलिए बताइएगा, कह रहा है ऐसे विटामिन बताइएगा कि जिसे किसी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बनेगा सी, यहाँ पर जो आपका विटामिन सी है, विटामिन सी अर्थात ऑप्शन बी सही होगा कि जो सी नंबर आपका होता है ये पशु खाद्य में नहीं पाया जाता है। मुख्यतः देखे जाए जिसे खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो चलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शीतकाल में हैंडपैप का पानी गर्म होता है क्यों। चलिए बताइएगा, आप देखे होंगे कि सर्दियों क्या होता है, गर्म गर्म पानी निकलता है हैंडपैप से, कुआं से, ट्यूबवेल से, हर जगह से निकलता है गर्म पानी, ऐसा क्यों होता है। चलिए 28 नंबर में देखो दिया है कि शीतकाल में हमारा शरीर ठंड होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है। तो ऐसा तो हम पॉइंट नहीं कहेंगे, है ना, ऐसा तो हम लोग नहीं कहेंगे। दूसरा है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बी नंबर, क्योंकि वायुमंडल में जो तापमान होता है वो कम हो जाता है और पृथ्वी में तो जो तापमान होता है वो सेम ही होता है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए क्वेश्चन दिया गया है एक्स किरणें होती हैं। चलिए बताइएगा एक्स किरणें जो होती हैं ये किस प्रकार की किरणें होती हैं। यहाँ पर धनावेशित होती हैं, ऋणावेशित होती हैं या उदासीन होती हैं। तो यहाँ पर बात की गई है आपसे एक्स किरणों की, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपसे बनेगा सी नंबर, ये उदासीन होते हैं। ऑप्शन बन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इनकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो कम होती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है। यूरिया निम्न में से किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, यहाँ पर जवाब देना है और आप सभी का जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाएगा 30 नंबर में। तो चलिए 30 को ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं, ऑप्शन ए नंबर। याद रखिएगा ये नाइट्रोजन होते हैं ना, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन लगभग 46% होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आ गया सामान्य हिंदी का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है। चलिए देखते हैं अन्य शब्दों से अलग इनमें से कौन सा दिया गया है। 36 नंबर में देखो दिया गया है वारी, फिर तोय, वात और आपका सलील। अब ये बताइए इनमें से कौन सा अलग हो सकता है। वात शब्द आपका देख सकते हो, जो आपका वात शब्द मतलब होता है वायु, है ना, ये आपका हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो दिया है तोय, सलिल और यहाँ पर जो आपकी जल,
तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन सी नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर जो वात होता है, वात ये हवा का होता है ना, ये वायु का होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका इनमें से क्या है, डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है, नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कृत्रिम, क्योंकि नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक, और प्राकृतिक को हम लोग क्या बोल देंगे, तो यहाँ पर कृत्रिम बोल देंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कृत्रिम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा। वैसे कोई भी काम करना कठिन नहीं होता है, अगर मन में इच्छा है, आपकी दृढ़ विश्वास है, तो आप सब कर सकते हैं। और पहले से अगर काम कठिन सोच लिए तो कुछ भी नहीं होगा। तो चलिए, जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए शब्द क्या हो जाएगा। 38 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर दुष्कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, दुष्कर बोलते हैं, असंभव नहीं, दुष्कर बोलते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है दुनिया में जो असंभव नाम की चीज हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, मनुष्य से बड़ा कोई चीज नहीं होता है, इसलिए असंभव कोई चीज नहीं है, दुष्कर उसे बोलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है यहाँ पर जो कि 39 नंबर, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। अवधि और अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत और अभिनय और नाटक। तीन को देखने में ऐसा लग रहा है ना, तीन को देखने में यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तीन के तो अलग अलग मतलब निकल रहे हैं, लेकिन जहां पर 39 में ए दिया गया है। चलिए, यहां पर देख सकते हैं 39 का ऑप्शन बनेगा, ए नंबर यहां पर आ रहा है, अवधि और आपका अवधि। अब यहां पर देखो, जो अवधि और अवधि में आप समझ गए हैं कि अवधि एक समय को बता रहा है, अवधि क्या होता है, अवधि एक भाषा होती है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आटे दाल का भाव मालूम होना, मोहरे अर्थ आपको बताना है। तो आटे दाल का भाव मालूम होना, मोहरे अर्थ क्या हो जाएगा। चलिए, जब 40 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर, कष्ट का जब अनुभव हो जाएगा, कष्ट का जब अनुभव होगा तभी आपको आटे दाल का भाव मालूम होगा, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर के क्वेश्चन आपके दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं करंट अफेयर के जबरदस्त क्वेश्चन कि हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए बताइएगा कि हॉकी इंडिया को देश में खेल की प्रगति और विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये कौन सा पुरस्कार है। तो चलिए, यहाँ पर आपका जवाब 51 नंबर में ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा एटनी। ये पुरस्कार का नाम क्या है, एटनी गिलचिट्स। ठीक है, एटनी गिलचिट, ये इनका पुरस्कार का नाम है, याद रखिए, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 52 दिया गया है। चलिए, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। चलिए बताइएगा, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जो नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। चलिए, यहाँ पर 52 का ऑप्शन बनेगा क्या, तो ऑप्शन आ रहा है श्रीवास्तव। देखिए यहाँ पर श्रीवास्तव जो आपके हैं कहाँ पर है, ऑप्शन आपका दिया है ए नंबर, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा SN श्रीवास्तव, आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में दो देशों इंग्लैंड और आयरलैंड का प्रतिनिधित्व करने वाले किस इकलौते खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो देख सकते हैं, ये ऐसा कह सकते हैं कि क्रिकेटर था जो इंग्लैंड और आयरलैंड दोनों तरफ से खेलता था, है ना। और इनका नाम क्या है, 53 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, यहाँ पर आपके ब्रायड रैंकिन है। कौन है, ब्रायड रैंकिन है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ये दो देशों से, आयरलैंड और इंग्लैंड से प्रतिनिधित्व करने वाले इकलौती खिलाड़ी थे, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कोविड-19 से पीड़ित मरीजों के लिए 2DG दवा के बनाने के बाद रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने कोरोना वायरस एंटीबॉडीज डिटेक्शन किट तैयार की, इस किट का नाम क्या है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, पहले एक दवाई बनाई गई जो आपकी 2DG, और इसके बाद आपके DRDO ने कोरोना वायरस के लिए एंटीबॉडी डिटेक्शन तैयार किया, और इसका जो नाम पूछा गया है तो वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 54 का ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए, इसका नाम है डिप्कोवन। क्या नाम है, इसका नाम है आपका डिप्कोवन नाम है। ठीक है, डिप्कोवन ऑप्शन बन जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम रखा गया है डिप्कोवन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने 2021 का पुरस्कार किसको देने की घोषणा की है। चलिए, यहाँ पर 55 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, आपका जवाब शकुंतला बन जाएगा, ए नंबर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। ठीक है, इनको देने की घोषणा किया है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका बनेगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के लिए किस किट की शुरुआत किया है।
चलिए यहाँ पर बताइएगा कौन सी कीट है। यहाँ पर 56 का ऑप्शन बनेगा ए। ये नाम है ग्रह पृथक वास कीट। क्या नाम है? ग्रह पृथक वास कीट का नाम है, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 के मरीजों के लिए ये शुरुआत की थी। ठीक है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए सभी ए सही है क्या? सबके ए सही आ रहे हैं। चलिए बताइए, यहाँ सबके ऑप्शन ए ही सही दिए, तुक्का मारने लायक है ना। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है भारतीय जैन संगठन मराठावाड़ा मुंबई बी संभाग द्वारा महावीर जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 26 अप्रैल 2021 को ऑनलाइन अंतरराज्यीय एकल अभिनय ड्रामा प्रतियोगिता नित्यांजलि 2021 के आयोजन में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो देखिएगा यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा एक ड्रामा है, ये आपका नित्यांजलि 2021 का आयोजन किया है और इसमें प्रथम स्थान जो पाया है वो किसने पाया है? तो यहाँ पर 57 का ऑप्शन आपका राइट बनेगा, बी नंबर। ये है आशा सुरेश सिंह मेहता। अब सभी लोग जवाब दे रहे थे ए नंबर, अब ए नहीं होगा, यहाँ पर आशा सुरेश सिंह आपका मेहता है, तो आपका जवाब बी नंबर हो जाएगा। तुक्का मारेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर आपका दिया है मेघालय। याद रखिए, मेघालय के किस लोकप्रिय खासी गीतकार और गायक का हाल ही में निधन हो गया है? चलिए 58 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? 58 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर। ये है आपके राणा खरकोंगोर। कौन है? राणा खरकोंगोर हैं, जो कि खासी गीतकार और गायक के साथ ही ये पटकथा लेखक भी थे, फिल्म निर्माता भी थे और निर्देशक भी थे। उन्हें स्टेट अवार्ड यू तिरोंग सिंह सिराय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? तो इसे आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट कर लेना है। तो चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए राइट आंसर 59 का यहाँ पर बनेगा सी। ये है आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, किसके द्वारा? तो आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में चीन से जो बनी आपकी कोविड-19 वैक्सीन है, नाम क्या है? सिनोफार्म। ठीक है ना, इसको इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के परिवार को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा यहाँ पर किया है? चलिए यहाँ पर 60 नंबर में कौन सा जवाब हो जाएगा? तो याद रखिए, दिल्ली सरकार ने कहा है। ठीक है, दिल्ली सरकार ने एक घोषणा किया है कि जिनकी मृत्यु होती है कोरोना से, है ना, तो यहाँ पर उनके बच्चों को यह कह सकते हैं खर्च भी उठाने के लिए एक घोषणा कर दिया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अब तो यहाँ पर कोरोना से नहीं मृत्यु होगी तो यहाँ पर रिपोर्ट ज्यादा आएंगी कोरोना से मृत्यु। कोई एक्सीडेंट से मर जाएगा, बोलेंगे 25,000 हमसे ले लो, कोरोना की रिपोर्ट बनाकर इन्हें कर दो। पहले डरते थे कोरोना से नहीं मरना है, लेकिन अब क्या होगा? 25,000 देंगे और इसके बाद कहेंगे लो रिपोर्ट आ गई कोरोना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी प्रथम फीचर फिल्म निर्मित की गई थी? तो चलिए यहाँ पर लॉक करना है, आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी प्रथम फीचर फिल्म निर्मित की थी? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर 1913 में। कब? तो आपके 1913 में ये आपकी थी, याद रखिए, ओलंपिया सिनेमा हॉल में ये रिलीज की गई थी। किसमें? ओलंपिया सिनेमा हॉल में ये रिलीज की गई थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके कौन सी थी? हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला भारतीय महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला भारतीय महासचिव इनमें से कौन था? चलिए यहाँ पर 62 नंबर में ऑप्शन आ रहा है विजय लक्ष्मी पंडित। जवाब बिल्कुल से राइट है, विजय लक्ष्मी पंडित ये पहले भारतीय महासचिव थे। ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और इनका चुनाव हुआ था 1953 में। ठीक है, 1953 के अनुसार हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो चलिए एक लोक नृत्य दिया है और आपको दिया गया है यहाँ पर आपका कह सकते हैं राज्य दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर लॉक करिए, इस प्रश्न का जवाब बनेगा इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं 63 वाले में। कह रहे कर्मा दिया है केरल, है ना, करगम दिया है केरल। तो भाई करगम केरल का नहीं है, ये तमिलनाडु का है। कहां का है? ये तमिलनाडु का है। याद रखिए, तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। ठीक है ना, याद रहेगा। वहीं पर गरबा गुजरात का है। नौटंकी सब कौन करते हैं? उत्तर प्रदेश वाले करते हैं। जटान आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए नंबर आपका यहाँ पर आपका सही नहीं था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के उद्घोषणा के अनुसार विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। तो चलिए बताइएगा विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? विश्व शांति दिवस कब मनाते हैं? तो आपका जवाब आ रहा है सी नंबर 21 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? और इस प्रश्न का जवाब हमें नहीं आता है, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन कमेंट करिएगा, ऑनलाइन देख रहे हैं तो ऑनलाइन करिएगा, और साथ में अगर आंसर सही हो रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा भू ऊर्जा अंतरण होता है? तो चलिए दिया है खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय
इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो यहाँ पर देखिए 66 वाले में ऊर्जा अंतरण कैसे होगा? एक जीव से दूसरे दूसरे जीव की ओर। हमने बताया था कि जैसे घास को खाते हैं टिड्डा, टिड्डा को खाते हैं मेढक, मेढक को खाते हैं सांप, सांप को खाता है मोर, है ना। तो क्या हो, एक जीव से दूसरे जीव की ओर ऊर्जा आपकी जा रही है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? ये जो आपका इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? चलिए, तो कह रहा आपसे कि एक जीवंत समुदाय और उसका पर्यावरण, है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो बनेगा ए नंबर ही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि बी वाले ऑप्शन दिया है किसी क्षेत्र के सभी पौधे और जंतु, किसी क्षेत्र के मांसाहारी और शाकाहारी, और डी दिया है किसी विशेष क्षेत्र के उत्पाद, उपभोक्ता और आपका अपघटक। तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीवंत समुदाय दे दिया गया है और उसका जो पर्यावरण है, यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। इसी को कह सकते हैं, इसी में जो सब निवास करते हैं और इसी को पर्यावरण मतलब पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, क्वेश्चन दिया गया 15 जनवरी को मनाया जाता है, और 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? आप सभी को पता है कि 15 जनवरी को क्या मनाएंगे। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब सही देने वाले हैं। चलिए 68 का जवाब देते हैं, और 68 का ऑप्शन बहुत ही स्पीड के साथ जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, चलिए ए नंबर तो नहीं आ रहा है। चलिए हमने सोचा कि जल्दी जल्दी में आप लोग ए जवाब दे दो, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं हम भी और आपका जवाब देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर सी आ रहा है। तो याद रखिएगा कि 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 को, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या देना है? यहाँ पर सी देना है, सेना दिवस देना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नवंबर, अभी बताइए 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस तो नहीं मनाते हैं, क्योंकि वो 1 दिसंबर को होता है ना। फिर इसके बाद दिया गया है विश्व मधुमेह दिवस। तो आपका जवाब बी नंबर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसका नाम स्पोर्ट्स ट्रॉफी से संबंधित है? यहाँ पर एक खिलाड़ी जिनका नाम जुड़ा है स्पोर्ट्स ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए यहाँ पर 70 का नाम जो आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ये आपके व्हाइट एफ डेविस। कौन है? डेविस कप आप नाम सुना होगा। डेविस कप आपने नाम सुना है? डेविस एक अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी थे। उन्हें डेविस कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता के संस्थापक माना जाता है और उन्हीं के नाम पर याद भी किया जाता है, ठीक है। और देख सकते हैं घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में कौन सा है? तो अक्कड़ है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था उनकी अवस्था कितनी थी? तो सिंपल सी बात है, 35 वर्ष की अवस्था थी। अगला महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर श्रुति धर्म का अर्थ होता है वैदिक धर्म होता है। और स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 80 वाले में क्या हो जाएगा? तो स्वच्छंद में होती है व्यंजन संधि, आपका जवाब राइट हो जाएगा। कुल मिला के बनेगा इसमें स्वाधन छंद अर्थात स्वच्छंद। और अगली क्लास की लिंक दी गई है, अगली क्लास में जुड़ जाइए। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी करिए। अगली क्लास स्टार्ट हो गई है, तो जल्दी अगली सी क्लास में जल्दी से प्रस्थान करिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।